हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी 100 मार्क्स का जो भी सिलेबस है उसके लेसन 4 अर्धनारीश्वर जो कि आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। यह एक निबंध है, आपको पता होना चाहिए पहले से ही ऑलरेडी, बिकॉज लेसन 4 का 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन आंसर इसके पहले वाले वीडियो में करा दिया गया है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे या फिर आई बटन में मिलेगा भी, और स्क्रीन एंड पे भी वहाँ इसका वीडियोस आपको मिल जाएगा। ओके, तो सो लास्ट तक जरूर रहना है, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। ठीक है ना। अर्धनारीश्वर पाठ के लेसन जो 4 है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल मज़े से सुनेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे से, बिकॉज वो चीज़ आपको पहले ज़रूरी है कि आप लेसन 4 का 1 to 6 तक का क्वेश्चन का आंसर जरूर क्लियर कर लें, बिकॉज उसमें मैंने पूरी स्टोरी ही बता रखी है। ठीक है ना। उसके बाद उस बेसिस पे आज मैं क्वेश्चन 7 से लेकर के लास्टली 10 तक जो भी है ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी अर्धनारीश्वर पाठ का ये दूसरा सेशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट्स भी अपना कंप्लीट करते चलना है। ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं भूलना है, नहीं। ओके, चलिए नोट्स जरूर कीजिएगा। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। पहले बच्चा पार्टी क्वेश्चन को समझते हैं कि नारी की पराधीनता, पर अधीनता, पर मतलब पराया, अधीनता मतलब उसके अधीन रहना, उसके अंडर में रहना। यानी जो नारी है वो किसी के अधीन रहने लगी। वो चीज़ कब से शुरू हुआ कि नारी किसी के अधीन रहने लगी, यानी ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, मतलब किसी के अधीन है। तो पठित पाठ के आधार पर लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कृषि आप समझते हैं, खेती बाड़ी जब से शुरू हुए तब से नारी जो है वो पराधीन हो गई, यानी कि किसी के अधीन में आ गई, किसी के अंडर में आ गई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में, कृषि के आविष्कार होने से नारी जो है वो घर में और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगा। सिंपल सा चीज़ है, हमारे यहाँ समाज में ये कहा जाता है। देखो, सिंपल चीज़ है। आज तो खैर नारी लोग भी बाहर निकलने लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें पूरी तरह से एक दूसरे को समान समझना चाहिए। वही बात लेखक इस पाठ में बताना चाहते हैं कि जो अधिकार नर को है वो नारी को भी है। अर्धनारीश्वर पाठ में आधा अंग नर का है और आधा अंग नारी का है। वो दोनों जो है, नर और नारी, एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। ये चीज़ समझने की बात है, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। तो समझ में आया। तो लेखक कहते हैं कि नारी जो है वो पराधीन कब से हुई। कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में रहने लगी, यानी नारी को कहा गया कि आप घर के कोने में रहो, मतलब घर में रहो, मतलब ये है, और हम लोग बाहर के काम करेंगे। पुरुष लोग अपने आप को बाहर के लिए अपने आप को चुना, यानी कि कृषि के आविष्कार होने से नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई। सिंपल सी बात है, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। यहाँ से जिंदगी जो है वो 2 टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित रहा। घर का तो जीवन सीमित है, बस घर के अंदर 4 दीवारी में ही रहना है, फिक्स है। बट बाहर का जीवन तो असीमित है, निस्मित है। बात समझना है। लेखक कहते हैं कि घर का जीवन तो सीमित है, जो महिलाओं को मिला, लेकिन बाहर का जीवन तो निस्सीम है, यानी असीमित है। ठीक है ना। तो घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। मतलब क्या हुआ, लेखक यहाँ पर ये बता रहा है कि घर के 4 दीवारी के अंदर, घर में जो जिंदगी पड़ी हुई है नारियों की, ये बाहर वाले बड़ी जिंदगी के अंडर में आ गई, उसके अधीन चली गई। यानी बाहर तो पुरुष रहते हैं और पुरुष इस महिला को, नारी को, जो घर के अंदर है, लेखक घर के अंदर रहने वाले जिंदगी को छोटी जिंदगी से संबोधित किया है, और बाहर जो जिंदगी है उसको बड़ी जिंदगी से संबोधित किया है। बड़ी महानता है लेखक की, समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यही तो पराधीनता है। नारी किसी दूसरे के अधीन चली गई, वो अपना अधिकारिणी खुद नहीं बनी रही। अपना क्या अधिकार है, उसका क्या हक है, वो चीज़ वो दूसरे के अधीन चला गया, उसके पास खुद नहीं रहा।
आगे देखते हैं कि इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व के अधिकारिणी नहीं रही, उसके सुख और दुख के प्रति क्या है, दिखाई दे रहा है ना जी, उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। लेखक ये कह रहे हैं कि ये पराधीनता इस तरह की हुई, इस प्रकार हुई कि सुख दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, जीवन मरण सब कुछ उसी के अधीन चला गया, पुरुष के अधीन चला गया। बताओ ये कैसी जीवन मिली हम लोग की। तो ये चीज़ें कब हुई? कृषि के आविष्कार होने से हुआ। यानी कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से ही नारी जाति जो है वो पराधीन हो गई, किसी के अधीन चली गई, वो किसी के अंडर में चली गई। और किसके अंडर में चली गई, किसके अधीन गई? तो नर के, यानी कि पुरुष के। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको क्लियर हुआ कि नहीं आप ज़रा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। लाइव चैट में अभी फटाफट से मैं देख रहा हूँ कितने लोग बता रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बताइए, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि हाँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाफट से बताएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पिछला पार्ट भी आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपको भाई, आप स्टूडेंट हैं, आपकी मकसद है जानकारी प्राप्त करना और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। बिल्कुल ऐसा बहकावे में नहीं आना है कि इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में लॉकडाउन या फिर कोरोना की वजह से सबको पास करने वाला है। इन सारी बातों पर, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना देंगे, है ना। आप लोग का बस एक ही मकसद है, छात्र का एक ही मकसद होता है, निस्वार्थ भाव से खूब लगन के साथ परिश्रम करो, अपना अध्ययन जारी रखो, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग स्पष्ट करना है, भाव व्यक्त करना है। क नंबर में दिया है कि प्रत्येक पत्नी, ये लेखक जो है प्रसंग स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताए हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा, कोशिश करो समझने का। जो मैं बोल रहा हूँ उसको रियल लाइफ से इमेजिन करो, रिलेट करो। सबसे बड़ी पॉइंट कि ये जो पंक्ति आप देख रहे हो, ये पंक्ति आपकी किताब की लाइन है, और इस लाइन से क्या अर्थ निकलता है, ये लाइन कब बोले हैं लेखक, क्यों बोले हैं, पूरी तरह से भावार्थ स्पष्ट करना है। प्रसंग का मतलब ये हुआ। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आते हैं ना, तो आपको कुछ क्राइटेरिया निभाना पड़ता है। वो क्या होता है कि पंक्ति किस लाइन से, किस पाठ से है, किस लेखक के द्वारा है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे इंक्लूड करना होता है। मतलब कि पहले देखो, पंक्ति समझते हैं कि है क्या, कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। बताओ कि जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देख रही है, सोचो कितनी अच्छी बातें हैं। लताएं अपने वृक्ष को जिस दृष्टि से देख रही है, उसी दृष्टि से नारी भी नर को देखती है, पत्नी अपने पति को देखती है। हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं। तो हम उत्तर देने से पहले ये चीज़ें तो उत्तर देंगे ही, बट यहाँ पे कुछ बातें होती, जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति, यानी कि ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। इतनी बातें हमको लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता की बात बताई है। सही बात है, लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहा कि कितनी पराधीन चली गई स्त्रियां, जो कि वो तो अपने पति को उस तरह से देखती है जैसे कि लता वृक्ष को देखता है, पर पुरुष जो है उसे किस दृष्टि से देखता है, वो चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की पराधीनता की बात बताई है। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। मतलब मानव जाति विकास किया, कृषि का जब से आविष्कार हुआ तब से समझो कि बहुत अच्छी एक क्रांति आई, ठीक है ना। किंतु उस पहली ही सीढ़ी पर मानव की पहली सफलता कृषि का आविष्कार, और उसी पहली सफलता पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली। अब हमारी सभ्यता उसी समय मनुष्य से एक बहुत अच्छी चीज़ें छीन ली। क्या? वो पराधीनता, नारी की पराधीनता। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। लेखक कितने अच्छे भाव दिए हैं, देखो, फूलों सा आनंदमय भी है और भार भी है। यानी कि कहते हैं लेखक कि आज प्रत्येक पुरुष जो है अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है, यानी कि महिलाओं को भार स्वरूप समझा जा रहा है।
और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। ये भाव है, और इसी भाव से लेखक ने ये लाइन यहाँ पे दिया है कि पराधीनता सबसे बड़ी कारण है इसमें। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। वही बातें होंगी कि नारी का अपनी पहचान क्या है, क्या उसका हक है, उसके क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो उसके अधीन नहीं रहा, वो किसी और के अधीन चला गया। उसकी सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे हैं। लेखक ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से, लेखक का कहने का मतलब है कि पुरुष तो अपना जीवन खुल के जी रहा है, अपनी ज़िंदगी के लिए वो तो घर के बाहर रहना पसंद किया है ना। रहना, बाहर रहने का मतलब समझो, ऐसा नहीं कि वो हमेशा बाहर ही रहता है, घर के अंदर नहीं आता, ऐसा नहीं है बच्चा लोग। घर के अंदर महिलाओं को रख दिया, बोला कि आप लोग इस चार दीवारी में ही रहोगे, मतलब आपकी ज़िंदगी यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि मायका जाना होगा तो वो नहीं जाएगी, जाएगी, क्योंकि पैर तो बाहर निकालना ही पड़ेगा तभी तो जाएगी। बट भाव समझना है, लेखक फाइनली कहना क्या चाहते हैं। जैसे कृषि का आविष्कार हुआ तो एक ऐसी सभ्यता बन गई हमारी, एक ऐसा सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया जिसमें ये चीज़ फॉलो करना पड़ता था कि महिलाएं, नारी जाति जो है, महिला जो है, वो घर के अंदर रहेंगी। आप घर का अंदर का काम संभालो और हम बाहर के काम संभालेंगे। तो बाहर की ज़िंदगी को तो लेखक बड़ी ज़िंदगी के नाम से संबोधित किया, और अंदर की ज़िंदगी को, घर के अंदर की ज़िंदगी को लेखक ने छोटी ज़िंदगी से संबोधित किया। और यहाँ तक ये बता रहे हैं लेखक कि लेखक का मानना है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रहा है, उस प्रकार से नारी नहीं जी पा रही। नारी की सोच कितनी महान है, कितनी बड़ी महानता है इनकी, कि वो अपने पति को आज भी उसी दृष्टि से देखती है जैसे लता अपने वृक्ष को देखता है। पर पति पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझने लगा है। भाव समझ में आ गया ना। तो ये बात है, ठीक है। इसको भी आप बढ़िया से कर लेंगे, एक दो बार और देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका वो चीज़, ठीक है ना। ख नंबर है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है बच्चा लोग कि पुरुष के अंदर नारी का गुण आ जाए तो वो स्त्रैण कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा नारी, मतलब कि आधा अंग नर का है, आधा अंग नारी का है। वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अपूर्ण है, पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। यानी आज तो ऐसा हो गया है कि नारी नर का गुण नहीं लेना चाहती और नर जो है वो नारी का गुण नहीं लेना चाहते, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था, प्रेमचंद जी का कहना, कुमार जी का कहना, प्रसाद जो थे, प्रसाद, ये लोग बताए थे, नारी को अलग अलग संबोधन दिए थे और वो संबोधन बिल्कुल ही इनको अच्छा नहीं लगा था लेखक को। रामधारी सिंह दिनकर उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। स्त्रियों को ऐसा नीच नहीं समझा जाए विचार से। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी उसमें नारी का कुछ गुण होना चाहिए, नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, समझना है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी कि उसमें नारी का कुछ गुण जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो अपूर्ण है। ये चीज़ लिख लेना है आपको यहाँ पे कि नहीं है तो वो अपूर्ण है। नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है, बिल्कुल सहयोग करती है। लेखक ने ये भी कहा था कि बताओ महाभारत रुक जाता, महाभारत रुक जाता, केवल वार्ता वो महिलाओं के बीच हुआ होता था, पुरुष को बीच वार्ता हुई थी पुरुषों के बीच, इसलिए इतनी बड़ी महाभारत हो गई। बट अगर वो महिलाओं के बीच वार्तालाप हुई होती तो शायद महाभारत नहीं होता, ऐसा वो जताया है लेखक ने। बिकॉज लेखक का मानना है कि महिलाएं क्रोधित उतना नहीं होती है, उतना कर्कश नहीं होती है जितना कि पुरुष होते हैं, और पुरुष होश खो देते हैं और अपनी जोश में आकर के वो किसी भी स्टेप को, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके रहने से किसी का सिंदूर है। लेखक ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, वो अपने सिंदूर के बारे में भी नहीं सोचता है। तो ये सारी बातें, नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर के अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब कि दोनों, अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, अतः पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो अपूर्ण है। पुरुष में भी नारी का गुण होना चाहिए और नारी में भी पुरुष का गुण होना चाहिए, अपनाना चाहिए इसको, तभी तो वो एक दूसरे के साथ पूर्णतः अपने आप को पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये मकसद रहा, ये प्रसंग रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? क्वेश्चन है कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है, पुरुष मानता है कि हाँ पुरुष के लिए ये चीज़ है, पुरुष के लिए ये काम है, तो क्यों वो काम महिला के लिए भी है, नारी का भी वो कर्म का क्षेत्र है। तो पूछा जा रहा है कैसे? तो देखिए मैं आपको बड़ी ही अच्छा अपने भाव में उत्तर दिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आएगा। देखो, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। नारी का केवल काम ये नहीं है कि बस पुरुष को प्रेरणा दे या फिर पुरुष को रिझाने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है। हर दुखद परिस्थिति में, सुखद परिस्थिति में नारी नर का सहयोग करती है। वो शायद शादी, आपने पूरी शादी करते हुए देखा होगा अगर, तो शादी कराते वक्त पंडित जी वो 7 वचन जो होते हैं ना, उसमें सारी बातें बताते हैं दोनों को, वर और वधू को, कि किसका क्या क्या कर्म है। तो उसमें ये सारी बातें हैं। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। ऐसा नहीं कि 4 दीवारी के अंदर ही महिलाओं की हिस्सा है, घर द्वार में हिस्सा नहीं भैया लोग। कर्म क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की बात। ऐसा नहीं है कि नारी घर के अंदर ही रहेगी और नारी घर के अंदर ही काम करेगी, वो बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। पुरुष अगर सोचता है कि मैं ये काम पुरुष के लिए बना है, मैं करूँगा, वो नारी भी कर सकती है। सिंपली आप देखो, हमारे समाज में अब जो भी हो रहा है ठीक है, बट हमारी सोच सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि बस ये चीज़ें नर के लिए है, पुरुषों के लिए है। आज देखिए जो काम महिलाएं कर रही है वो शायद वहाँ पे पुरुष पीछे हो जा रहे हैं। देख सकते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में, जॉब वगैरह के मामले में। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष का शिकायत कर रहा हूँ, कुछ नहीं। हमारी सरकार नारी जाति को आगे बढ़ावा देने के लिए, इन्हें प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाएं। क्यों? ताकि नारी भी आगे आए, वो आगे बढ़े। हमारे गांव में, समाज में, शहरों में ऐसा सोच न रहे कि बस केवल जो भी है धन है, बस बच्चा ही, बच्ची नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चा पार्टी देखिए, आज भी ऐसे परिवार हैं जिन घर में पुरुष का जन्म, बच्चा हम समझते हैं, बच्चा का अगर जन्म हो, लड़का जन्म लेता है तो बहुत ही बधाई होती है, वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ होने लगती हैं, नाच गान, डीजे वोजे सब होने लगता है। बट लक्ष्मी आ जाती है, पुत्री का जन्म होता है, तो परिवार का मन उदास हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ये मान्यता बिल्कुल रद्द है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि महिला से है। नारी का होना बहुत ही जरूरी है, और नारी शक्ति तो भाई अपार शक्ति है। नारी वो हर काम कर सकती है जो नर कर सकता है। तो लेखक का कहना यही है कि पुरुष अपना जिसे कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों नहीं कर सकती है? क्या केवल पुरुष ही पुलिस का जॉब करेगा, नारी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती। केवल नर ही यूपीएससी बीपीएससी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। मैं ये सारा एग्जाम्पल देकर के वो चीज़ समझाना चाहता हूँ। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। जीवन उद्देश्य एक ही है कि खुशी पूर्वक जीवन जीना, एक दूसरे का सहयोग करना। फिर ऐसी कैसी बाध्यता है कि तुम घर के अंदर रहो, मैं बाहर से देख करके आता हूँ, जो भी होगा आप खुद से सहेंगे? ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक कोना छोड़ दे। ये बिल्कुल अन्याय है कि पुरुष अपने लिए असीमित क्षेत्र स्वीकार कर रहे हैं, बाहर जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ पे वो रह रहा है, और नारी को केवल एक कोना छोड़ दे। ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा लोग इस चैप्टर का, कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। मतलब कि इस पाठ में दिनकर जी के फाइनली सारांश का एक देना है कि उनका विचार क्या था। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ
कि अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये मैंने पिछले वीडियोस में इसका बताया हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है, एंड स्क्रीन पे भी है, वहाँ से आप जरूर देखो पार्ट 1, ठीक है ना। जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। नारी और पुरुष गुणों की दृष्टि से क्या है, समान है। यदि नर में दया आ जाए, ममता आ जाए, औदार्य मतलब उदारता आ जाए, सेवा आ जाए, ये सारी विशेषताएं अगर आ जाए तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं होता बल्कि अधिक निखर जाता है। बताओ, जिसके अंदर दया आ जाए, ममता आ जाए, उदारता आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, वो कैसे धूमिल हो सकता है? उसकी तो और विशेषताएं बढ़ेगी, उसकी तो और अधिक निखर जाएगा ना हो। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है। महिलाओं के मन में ऐसा हो गया है कि बस हमारा शरीर कोमल है, हम बस इसीलिए बने हैं, हम पुरुष को आनंद देने के लिए बने हैं, घर की दीवारी में रहने के लिए बने हैं। तो ये मानसिकता उसे बिल्कुल ही पुरुष से अलग कर देती है और इसलिए इसे दुर्बल कहा जाने लगा। बताया जाना कि महिलाएं दुर्बल होती है, स्त्री है। कभी कभी देखना, आपने ऐसा कमेंट जरूर सुना होगा कि अगर कोई बाहर काम बिगड़ गया हो, झगड़े वाली कंडीशन आ गई हो, बाहर जाना हो, तो लो चूड़िया पहन के बैठ जाओ घर में। मतलब क्या, शक्तिहीन आपको कहा गया, दुर्बल कहा गया कि चूड़ी लगा के स्त्रियों की तरह बैठ जाओ, आप दुर्बल हो, आपके अंदर प्रबलता नहीं है, बल नहीं है। बताओ, अब ऐसी बातें आने लगती हैं। समय बीतने के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष ने महिलाओं के अधिकार को क्या करता गया, दबाता गया। नहीं, वो काम तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम्हारा पैर घर से बाहर निकल गया तो समझ लेना। हालांकि हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं। आज हमारा समाज बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा देखे तो गंदगियाँ हमारे समाज में फैल गई है। हमें सबको अपने परिवार की तरह समझना चाहिए, याद करना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो चीज़, भारत इज़ माई होम, जो आप ही के सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 2 है प्रोज का, इंग्लिश का, भारत इज़ माई होम। चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा, ऐसे ही करके हैं। चलिए, समय के साथ साथ क्या होने लगा कि पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। ऐसा हुआ कि लगा कि पुरुष का हक कुछ और है, स्त्री का कुछ हक और है, उसका अधिकार कुछ और है। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है। ऐसा लगा कि महिलाएं केवल सुख का साधन है, इन्हें बस सुख देने के लिए ही बनाया गया है। आओ घर में खाना बनाओ, सबको खिलाओ, बस सबको हंसाते रहो, कोमल तुम्हारा शरीर है, पुरुष को आनंद देते रहो। ये यहाँ पे लेखक ने जाहिर किया है ये बात, ऐसी बातें नहीं हैं। अब देखते हैं, महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा है। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चा पार्टी बताया, आप सुनते रहो, बस होने ही वाला है, लास्ट ही चल रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुमार प्रसाद जो थे, प्रेमचंद जी थे, टैगोर जी थे, इन्होंने ही स्त्रियों के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इनका स्टेटमेंट बिल्कुल ही स्त्रियों के प्रति नीच था। तो उनके विचारों से दिनकर जी क्या थे, पूरी तरह से असहमत थे। निबंधकार कहते हैं, लेखक कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। अच्छा बताओ, मान लो कि ऐसा भी हम देखते हैं कि जिस घर में नर ना हो, तो बताओ वहाँ उस घर की नारियाँ बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? उनको दुकान से कोई सामान ही लाना है या फिर कहीं बाहर से कुछ काम ही करना है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो वो चीज़ गुण रहना चाहिए ना। यानी लेखक कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी का गुण रखना चाहिए और नारी को भी एक हद तक नर बनने का आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने भी तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। यही बातें हैं। फाइनली यहाँ पे स्टॉप हुआ। तो ये आपका चैप्टर अर्धनारीश्वर पूरी तरह से बच्चा पार्टी कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से। यानी मैंने आपका देखो लेसन 1, 2, 3 एंड 4, लेसन 1, 2, 3 और 4 हम लोग पूरी तरह से क्लियर करिए। लेसन 1 बातचीत था, दूसरा पाठ उसने कहा था, तीसरा था संपूर्ण क्रांति और चौथा अर्धनारीश्वर।
तो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर करा दिया। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिला है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पूरी तरह से उसको कंप्लीट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और बच्चा लोग, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इंग्लिश के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव, ग्रामर सेक्शन, बुक का सेक्शन चल रहा है, थ्योरी भी चल रहा है और ऑब्जेक्टिव MCQs भी, समरी भी, सारा चीज़ शाम 4 बजे चल रहा है। आप वहाँ पर जरूर अपडेट रहिए। सुबह में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, अपडेट रहिए। अब बहुत जल्दी आप लोग के लिए PDF नोट्स तैयार हो रहे हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एग्जाम में समय है और समय से बहुत पहले ही यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, सारा सेटअप हो चुका है, तैयार चल रहा है, टाइपिंग अभी चल रही है नोट्स की, वो बहुत जल्द कंप्लीट होगा। जैसे ही कंप्लीट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन लिंक में, हर जगह प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, लगातार इस चैनल पे अपडेट रहें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले जो घंटी का आइकॉन है उसको दबा करके इनेबल कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके बताइएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।